तो ये जो मैराथन हम्म। वीडियो है अभी इसमें अपन हम दोनों के सारे जो हार्ड क्वेश्चंस लगे हैं खाली वो ले रहे हैं, बराबर है। हम्म। तो मेरे पास खाली एक है कि बराबर। मेरे को है ना ये चीज ऑर्डर में नहीं है मेरे पास। ठीक है ना। ओके। अपन विदाउट ऑर्डर जाएंगे। चालू मेरा होता है 72 से। हम्म। ठीक है। ठीक है। एक मिनट में आ जाता हूँ, ये इधर खाली डाल देता हूँ किधर तो ऊपर ऐसा। तूने सब में आंसर मार्क किया है क्या? कुछ कुछ में किया है, कुछ कुछ में नहीं किया है। एक बार एटलीस्ट गो थ्रू कर लेंगे ना, अगर मार्क किया भी रहेगा तो। ठीक है, चलेगा। 72, 72, 72, 72, 72। Neville has only two items of inventory on hand at its reporting date. Item 1, materials costing 24,000 for processing and assembly for a customer under a one-off order, which is expected to produce a high profit margin. Since buying this material, the cost price has fallen to 200. कि सिंस बाइंग क्या, आई थिंक तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। सिंस बाइंग कम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। बराबर। बराबर है। तो ऑर्डर नंबर 1 ये मैंने बुक में लिख दिया। आइटम नंबर 2, अ मशीन कंस्ट्रक्टेड फॉर अनदर कस्टमर फॉर कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ 36,000। दिस हैज रिसेंटली बीन completed at cost of 33,600। क्या बात है। It has now been discovered that in order to meet certain health and safety regulations, modifications at an extra cost of 800 sorry 8,400 will be required. The customer has agreed to meet half of the extra cost. Okay, so अभी तो अब अपने को 33,600 है। कस्टमर बोल रहा है कि वो हाफ मीट करेगा। What should be the total value of these two items in the inventory इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कॉस्ट हो गई है हम्म। 33,600। उसमें मैं 4,200 अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 37,800। एंड इधर हम 24,000 ही पकड़ के चल रहे हैं ना यहाँ पे। सिंस बाइंग दिस मटेरियल द कॉस्ट प्राइस हैज फॉलन टू 200, तो 20,000। Materials costing bought for processing and assembly of customer under one of order to produce a high profit margin. Since buying this material, the cost price has fallen to 200. Sorry, 20,000 मैं 200 क्या हो गया मेरे को। मेरे को एक बात बता, पहले वाले में तू ट्वेंटी हम्म। फोर थाउजेंड ही कंसिडर करके चल रहा है क्या, क्योंकि शायद 20,000 आ सकता बराबर। है। सिंस बाइंग द मटेरियल द कॉस्ट प्राइस वाज फॉरन। बाइंग द मटेरियल मतलब क्या, कस्टमर खरीदा वो टाइम पे? नहीं, हमने खरीदा ना सप्लायर से। हम्म। हमने हमने सप्लायर लिया से मटेरियल खरीदा का है। कॉस्ट, बट उसका हाँ, कॉस्ट एनआरवी, अच्छा ओके, ये एनआरवी है शायद। याद नहीं आ रहा है अभी मटेरियल 20। कॉस्टिंग। मेरे को क्या तो क्या ऐसा क्या लग रहा है, कंसिडर वैसे तो कर। लग रहा है शायद हो भी सकता है कि 24,000 तेरा मार्केट, सॉरी तेरा ये है कॉस्ट है, इसमें तू खरीद रहा है। सिंस बाइंग दिस मटेरियल कॉस्ट प्राइस हैज फॉलन टू 20,000, तो एनआरवी हो गया तेरा। एनआरवी नहीं तो है रे, विच एवर वो इज वर्क कॉस्ट कर। ही है वो। कॉस्ट ही है वो, लेकिन हाँ क्या अब वो चीज इन्वेंट्री में है तो कॉस्ट 24 से 20, ठीक है 20,000 मैं कंसिडर कर रहा हूँ। हम्म। तो हमारा टोटल आ जाता है 57,800, क्योंकि 4,200 मैंने नीचे कंसिडर किया है एज कस्टमर इज वेटिंग हाफ ऑफ द कॉस्ट। भी ऊपर चल के देखते हैं आंसर क्या है।
हमें नीचे चल के देखते हैं आंसर क्या। 72 ना। तू स्क्रॉल कर रहा है क्या? तो स्क्रॉल बार यार अभी और ये कर, और कर। क्या कर रहा है भाई? 55 हाँ 800 बस। है। 24,000 ही कंसिडर करना है, उस चीज को 20,000 नहीं कंसिडर करना है। ओके। अगर 24,000। 24,000। सी नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 देखने को बोल रहे हैं। The recoverable amount is not known, but it must have, but it must be above the cost because the contract is expected to produce higher profit margin. The subsequent fall in the cost price of 20,000 is irrelevant to inventory valuation. बराबर समझा, ठीक है। तो 24,000 agreed। उसके बाद नीचे इन लोगों ने कहा द रिकवरेबल अमाउंट इज 36,000 माइनस 50% ऑफ 840 एट थ्री थाउजेंड फोर फोर थाउजेंड टू हंड्रेड हंड्रेड रिकवरेबल अमाउंट क्या है? ओके हाँ राइट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये अगर वो थर्टी वाला होगा सिक्स ना, वैल्यू। थाउजेंड है और कॉस्ट इसका ये है, तो कस्टमर इस चीज का अगर हाफ मीट कर रहा है तो -4,200, तो हो जाएगा तेरा 31,800। So 31,800 plus 24,000 gives you 55,800। इसलिए ये चीज मेरा अगेन वाले कैटेगरी में था ये क्वेश्चन। पहले कॉस्ट में कितना भी कंप्लीट हो, हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे ही चार्ज करना है। ठीक है, आगे बढ़ हम्म। जाते आगे। हैं। 72 के बाद 74। On 31st of September 14, Razor's closing inventory was counted and valued at a cost of 1,000. This included some items of the inventory which had a cost of 210 and were damaged in flood on 15th of September 14. Okay. These are not expected to achieve their nominal selling price, which is calculated to achieve a gross profit margin of 30%। 30% तेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था, यानी तेरा कॉस्ट 70 था और तेरा सेलिंग प्राइस तो हमेशा 100 ही होता है। इस चीज बराबर। का कॉस्ट यही टू लैख होगा। टेन था। सेल ऑफ दीज गुड्स विल बी हैंडल्ड बाय द एजेंट हु सेल्स देम at 80% of the normal selling price and razors charge commission of 25%। ओके। बोलने गेटी है आंसर क्या? तू 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 चेक करना पीछे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मेरे को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा तो मैं 10 into 100 डिवाइड बाय 70, तो मेरे को आ गया 3 लाख का। 300 का मेरे को आ गया मेरा सेलिंग प्राइस। अब मेरा से द सेल ऑफ दिस गुड्स विल बी हैंडल्ड बाय एन एजेंट हु सेल्स एट 80%। हमारा 300 पे 80% का लग जाएगा, तो हमें मिलेगा 240। हमें 240 मिल गया। उसके बाद द नॉर्मल सेलिंग प्राइस एंड चार्जेस अ कमीशन ऑफ 25। 240 पे बंदा हमें एक कमीशन चार्ज कर रहा है, तो हमें मिल गया 180। यहाँ पे हमें 180 मिल गया, लेकिन क्या हमारा जो कॉस्ट था वो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट तो 2,10,000 का था। ओके, हमारा कॉस्ट यहाँ पे 2,10,000 था और हमारा एनआरवी 180 आ रहा है। सो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री में आ जाता है 180। ओके, उन्होंने नहीं, गलत गया अपन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री? हाँ राइट, ये हमारा 180 आ गया। ओके 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 ओके। हम्म। हमारा गाइस ये 180 आ गया।
और जो हमारा ऊपर 1 मिलियन से 210 के बीच में, हमारा तो सिर्फ 210 डैमेज हुआ था ना, बाकी का 790 तो बराबर से था। तो उसका आंसर आ गया 970। वैसे करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 970 का। तो कहाँ रखूं, नीचे रख देता हूँ इसको ऐसे। ठीक। मैंने मैंने मेरा आंसर भी सेम है, लेकिन मैंने दूसरा किया। मैंने 1,80,000 जो उसका कॉस्ट था, मतलब जो सेल किया था, उसको मैंने माइनस किया 2,10,000 जो उसका डैमेज हुआ था, जो बीच का डिफरेंस था मैंने वो माइनस किया 1,000 से, तो 970 आया मेरे को। हम्म। ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट है 77। During the year end 30th September 2014, Hyper entered into two lease transactions. On 1st of October 13, Hyper made a payment of 90,000, being first out of five equal annual payments under a lease of an item of plant. The lease had an implicit rate of 10%, and the present value of these total lease payments on 1st of October 13 was 3,40,000. On 1st of January 14, Hyper made a payment of 18,000 for 1 year lease of an item of an plant. Okay, 1 year lease, तो यानी कि शॉर्ट टर्म लीज है, तो वो तो 18,000 का पूरा 18,000 आ जाएगा, लेकिन फॉर द रिमेनिंग मंथ्स यानी कि जनवरी से सितंबर तक, तो 18,000 इंटू 9/12, 1,35,000 आ गया हमारा सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट से। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम करेंगे 3,40,000, 34,000 इम्प्लिसिट, हम 90,000 का पे कर रहे थे। हमारा जो इम्प्लिसिट है वो 10% है ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि 3,40,000 का 10 मतलब 34,000। 34,000 प्लस होगा 13,500, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म लीज होते हैं वो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो हो गया 47,500 हो गया गाइस। सो एक 77 मिनट का तो एक आंसर मिनट। देख लेते हैं हम। बस एक मिनट। हाँ, हाँ चेंज कर हाँ दे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जा। तुम तो बोलिए तुम। अब 10% प्रेजेंट वैल्यू पे लगा दिया तो ये 34,000 तो चार्ज होगा। उनका आंसर 1 लाख कुछ तो आ रहा है। देखो। ओ डेप्रीसिएशन। एक मिनट ना, पेमेंट बीइंग मेड फॉर, अच्छा 1 अक्टूबर 13 को ही पेमेंट कर दिया था इस चीज का। तो बचा हुआ है 90 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2,50,000। 2,50,000 का 10% यानी कि 25,000, तो हमें 25,000 का फाइनेंस कॉस्ट मिल जाता है। एंड देन डेप्रीसिएशन हम चार्ज नहीं किया। हमारा जो डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे वो हम चार्ज करेंगे 3,40,000 पे। कितने टाइम का है, 4/5 बोला है तो 5 तक का। 3,40,000 डिवाइड बाय 5, 68,000 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 13,500 मिल जाता है 1,06,500। राइट। तब जाके बराबर ठीक आंसर है। आएगा। 13,000। 13,000। हाँ, बराबर। बट एप्लीकेशन फिंगर है इसमें। ओके। चल। ये भी हो गया। 78 पे आ जाते हैं। Z entered into a 5 year lease agreement on 1st of November 22, paying 10,950 per annum, commencing on
31st of October 13. The present value of these lease payments was 45,000 and the interest rate implicit was 7%. What is to be shown in the non-current liabilities? ये तो 45,000 हमारा टेबल बन जाएगा. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, सो इस चीज के ऊपर 7%, 3150, 10975 हम हर टाइम पे कर रहे थे, एंड देन लास्ट में हमारा एक बिग अमाउंट आ जाएगा. हम अगले साल के लिए ढूंढ रहे हैं तो हमें अगले साल तक जंप मारना पड़ेगा. तो हमें दो रोज चाहिए गाइस. ठीक है. तो हमें मिल जाता है 28,752.25. जो कि यहाँ पे ऑप्शन में फिलहाल नहीं है. हम्म. हमने 45,000 से चालू किया था. मैं नॉन करंट लाइबिलिटी ढूंढना है, तो यानी कि जो हमारा टेबल है वो 4 का, उसका नीचे का जो फिगर होता है वो हमें लेना है. राइट. तो 45,000 इंटू 7% का इम्प्लिसिट रेट यानी कि 3150, वो हम ऐड करेंगे 45,000 में, माइनस करेंगे 10,975, तो हमें मिल जाएगा 37,175. उस चीज़ का भी हम 7% लेंगे, हमें मिल जाता है 2602.25. इसमें हम 37,175 ऐड करेंगे और फिर हम माइनस जो करेंगे वो होगा 10,975, तो हमें मिलेगा 28,802.25. कैलसी में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी मेरी. मैम सेज राइट. फिर हम स्ट्रेट जंप मारते हैं, ऑर्डर में नहीं है तो 126 पे. तू ही स्क्रॉल करने से अच्छा अगर लेफ्ट राइट का बटन दबाया ना तो और इजी होता है. लेफ्ट राइट ये. हम्म. ठीक है. नहीं नहीं नहीं, अरे तेरे कीबोर्ड पे लेफ्ट राइट. अच्छा वैसा. हाँ ठीक है. आगे. Grommet has following extracts from its consolidated statement of profit or loss. What figure should be used in the earnings by Grommet per share in the earnings per share? अच्छा earnings की जगह पे क्या आना चाहिए? तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कभी नहीं आता है और ये दो फिगर्स भी कभी नहीं आते कंसोलिडेशन में. हम ये वाला फिगर यूज करते हैं 2,250. So the answer is 2,250. वाह. उस साइड कंसिडर करते नहीं है और हम नेट ठीक प्रॉफिट है. में जो पेरेंट का हिस्सा रहेगा सिर्फ वही कंसिडर करते हैं. अरे 126 था तो 2. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. 130. On 1st of October 13, Holly had 2.5 million of equity shares at 50 cents each in issue. No new shares were being issued during the year 30th September 14, but on the date there were outstanding share options
to purchase 2 million equity shares at 1.2 each. The average market value of the Holly's equity shares during the year is 3. Holly's profit after tax for the year ended 30th September 14 was 1550. तो हमारे अर्निंग्स बन जाते हैं 1550. हमारे जो इक्विटी शेयर्स है वो तो 2500 पे ही खड़े हुए हैं वहां पे, लेकिन वो 50 सेंट्स पे है. तो अब उस 50 सेंट्स को हम नीचे लिखिए 100 का बनाएंगे पहले, तो बन गए 5000. और ये समझा रहेगा कि ये डिवाइड करना, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना. 2500 को 50 सेंट से डिवाइड करना, हमें मिल जाएगा 5000. फिर हमें ऑप्शन का वो फॉर्मूला यूज करना है, which is 3 minus 1.2 upon 3, that gives us 1.8 upon 3. और कितने शेयर्स थे वो 2000 थे. सो 2000 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 3, 1200. सो आंसर है 15,550, सॉरी 1550 डिवाइड बाय 6200, which gives me 25 cents. तो आंसर है ए. आंसर है ए. मैं एक बार अपना तूने फॉर्मूला देख फॉर्मूला लेता क्या हूँ यूज किया उसी 20? बुक में. 3 minus 1.2 upon 3 into the 2000 इक्विटी शेयर्स का जो ऑप्शंस है हमारे पास वो. पर तूने 2000 इक्विटी शेयर्स को ये सेंट में नहीं किया ना? नहीं, अरे मेरी वही गलती हो गई। कोई ना कोई ना. नो नो. 3 माइनस 1.2 अपॉन थ्री, मार्केट वैल्यू शेयर पॉइंट सिक्स आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 1200 आएगा। और मेरे पास ऑलरेडी इशू में कितने थे? 5000, विच गिव्स मी 6200। हमारे जो ऑप्शंस है उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस अपॉन फेयर वैल्यू प्राइस. ठीक है, तो ये याद रखना. चल आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 250 है आंसर क्या, कि 25 है? 25. 25. 0.25 आया मेरे को, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है वो चीज को, ऐसा है वो. नहीं, मैंने देन 111 डबल 30. फाइव डबल जीरो ट्रिपल मतलब 40 डिवाइड बाय 6200। मेरे को हाँ 250 आ बराबर. रहा है। ठीक है, होगा कोई मिस्टेक होगी, बाद में चेक कर लेना. फिर लेकिन तेरे ठीक को है। उतना, मैं तेरे को समझेगा ना कि चलो 25 तो है. हाँ वो समझ जाएगा। आगे 139 है मेरा. In a review of its provisions for the year ended 31st of March 15, Cumula's assistant accountant has suggested the following accounting treatments. A provision of one-third of the cost of replacing an oven lining, which requires replacing every 3 years for technical reasons, and was last replaced 1st of April 14. ठीक है. The partial reversal as a credit to the statement of profit and loss of accumulated debt provision on an item of plant because the estimate of the remaining useful life has been increased by 3 years. इस चीज का प्रोविजन शायद नहीं बनेगा. Providing 1 million for deferred tax at 25% relating to a 4 million on revaluation of property. March 15, even though Pumla has no intention of selling the property in the near future. ठीक है। मेरे को ये क्वेश्चन याद है, इसलिए मेरे को 3 सा लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर 1 ही होना चाहिए सिर्फ. तू मेरा स्क्रीन देख रहा है या तूने अपना स्क्रीन खोला हुआ है? ये तेरा स्क्रीन देख रहा हूँ। ठीक है, तेरा आंसर बता देना, फिर चेक कर लेंगे. देख, वन का तो प्रोविजन बनेगा। सेकंड का मेरे को डाउट है कि डिफर्ड टैक्स प्रोविजन। सेकंड का या थर्ड का? एक मिनट, सेकंड का, सेकंड का।
ठीक है, मेरा 1 2। 1 and 2। हम्म। डी है, मैं वही बोल रहा हूँ, आंसर मेरे को याद था कि डी है आंसर सिर्फ। डेफर्ड ठीक टैक्स है। लेटिंग द रिवैल्यू, सिर्फ थ्री। डेफर्ड टैक्स, deferred हम्म। tax relating to the revaluation of an asset must be provided for even if there is no intention of selling the asset in accordance with ISA 12 income taxes. हम्म। At 31st of March 15, there is no present obligation to replace the oven lining, so no provision is required. Okay. क्या क्या वापस बोल, क्या Okay. क्या बोला उसने लास्ट में? There is no present obligation to replace ओ, the oven. सेकंड वाले को। A change in the estimated useful life is a change in accounting estimate and should therefore be accounted for prospectively rather than retrospectively. ओके, आगे बढ़ते हैं 141। Faubourg Faubourg owns a number of offices in country Y and is in the process of finishing his financial statements for the year ended 31st of December 2014. In December 14, country Y announced changes to health and safety regulations, meaning that Faubourg's air conditioning units will have to be replaced by 30th of June 15. हम्म। This is estimated to cost Faubourg $5 lakh. Faubourg has a history of compliance with regulations and intends to do the work by June 15. Okay. माफ मत करना बस। अच्छा अच्छा, सॉरी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यस। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो नहीं हो, फ्यूचर में होगा तो। ठीक है, यस। मेरा पहला यस है, सेकंड का एस्टिमेटेड यस है, प्रोबेबल आउटगोइंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स थ्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब नो। यस है, नो है। कैश फ्लो को अगर बात कर रहे हैं लोग उस टर्म में तो शायद यस, बट नो नो। यस, मेरा तीनों यस है। यस यस एंड ऊपर वाला नो है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज पर द पास्ट इवेंट्स। लगा ही दो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं। बाय द वे प्रेजेंट, अच्छा ओके, हम लोग को क्यों फ्यूचर में नहीं है, करना है, लेकिन इसके वो लिए अपना होना प्रेजेंट चाहिए ना। ऑब्लिगेशन नहीं, वो फ्यूचर While ऑब्लिगेशन। this is an estimate उसका 500 वो लिखा रहेगा कुछ तो। probable that Faubourg will make the changes and there is no present obligation in the while there is an estimate of 500 and it is probable that Faubourg will make the changes, there is no present obligation on December 14. If Faubourg changes its mind and sells the building prior to June 15, no obligation would arise. Future obligations are not हाँ, accounted for as क्योंकि provisions. क्योंकि ये लोग ने सिर्फ अनाउंस किया ना, कुछ डिक्लेयर तो नहीं किया। मतलब डिक्लेयर किया, कुछ एक्शन तो लिया नहीं उसके ऊपर। ठीक है, आगे 150। हम्म
West has 75% subsidiary life. Okay, West has 75% subsidiary life and is preparing its हम्म consolidated statement of financial position as at 31st of December 16. The carrying amount of the property, plant and equipment, ठीक है, तो ये तो अपन वैसे के वैसे ऐड कर देते हैं, 30 plus 60 on on 1st of January 16. Life had transferred some property to West for 400. At the date of transfer, the property had a cost of 42,000 and had a carrying amount of 30,000 and a remaining useful life of 5 years. Okay. Hmm. So मेरे हिसाब से 300 plus 60 minus 40 जो हमने उसको बेचा था, सेल सेल किया था, और अब जो अपन डेप्थ चार्ज करेंगे, मतलब जो अपन डेप ऐड करेंगे अभी इसमें, क्योंकि अपन ने सेल किया था तो उसमें इस टाइम पे डेप ऐड करना रहता है, वो डिफरेंस रहेगा 10,000 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 2 years, यानी कि 2। तो मेरा आंसर जो मेरे को मिलता है वो है 300 plus 60 plus 2 minus 40, 322 मिलता है मुझे आंसर। देखो 2 ईयर कैसा है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ? मैंने दिया है 5 year, 5 years का तो 5 ईयर रिमेनिंग यूज। तो 2 कैसे लिया वो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो जो तेरा एक्सेस रहता है तो उसी पे निकालता है ना डेप्थ। नहीं लेकिन समझा। एक मिनट, हाँ, इस टाइम पे कंपनी ने 40 के हिसाब से शायद डेप्थ चार्ज किया रहेगा, तो शायद मैं ऐड करूंगा 8। ये इन लोगों ने 40 पे डेप्थ निकाला रहेगा ना। एक मिनट हाँ। मेरे को 328 मिलता है। इट गोज लाइक दिस। माइनस थ्री करेगा हंड्रेड 40 और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज सिक्सटी करेगा। माइनस जो हमने उसको सेल किया था 40 एंड प्लस जो उस बंदे ने डेप लगाया रहेगा वो, तो वो 8 का हमें मिल रहा है फिलहाल। हम्म 328 शायद आएगा। चेक करते हैं। 150, 352 आ रहा है। ओह डैम, बहुत बड़ा डिफरेंस है। Unrealized profit on the non-current asset transfer needs to be removed. The carrying amount at the current transfer is 32,000. The carrying amount at the year end of the transfer, अच्छा ट्रांसफर कब किया है? 42 and the carrying नहीं बराबर है ये तो। ठीक है, 40,000 लेस 1 year उन्होंने बोला द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इफ इट हैड नॉट बीन ट्रांसफर्ड वुड बी 24,000। अच्छा, ओके। ओके हाँ तो कैरिंग वाली तो उसका आ 24,000। इफ द एसेट हैड नॉट बीन ट्रांसफर्ड तो 30 पे 5 साल का डेप मतलब आ गया 24,000। अभी 40 पे 8 साल का डेप तो 32,000 का लग रहा है। ये क्या बोला है? Therefore, the unrealized profit on the non-current asset is 8। हाँ 8, मतलब 32,000 माइनस ओके 24,000 अनरियलाइज्ड गिव प्रॉफिट माइनस करना 8। हाँ, तो खाली अनरियलाइज प्रॉफिट ही माइनस करना है सिर्फ, पूरा एसेट नहीं माइनस करना है। ठीक है। क्या करना तो है अपन को। अपन को नया वाले पे डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकाल के उसका कैरिंग अमाउंट और जो अपना अगर ट्रांसफर नहीं है तो उसका कैरिंग अमाउंट जो इसका डिफरेंस अपना हुआ है वो अपना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। बराबर। हाँ बस। सही है यार। हम्म ऐसो के करूँगा भाई।
आगे जगह आगे हम देखो 3,52,000। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट अज्यूम करके चलना है कि एक तो अजम्पशन का कॉलम बनाना है कि अगर डेफ नहीं लगता तो ये हो जाता वगैरह, एंड डेफ लगने के बाद डिफरेंस इज द डेफ वी इज द अनरियलाइज प्रॉफिट दैट वी हैव टू चार्ज। ओके, आगे 106। 106 गया गया ऊपर के। CN started a 3-year contract to build a new university campus on 1st of April 14. The contract had a fixed price of 90. Good. CN will satisfy the performance obligation over time. Incurred costs of 77. Nice. Estimated are 33. Bad. So overall loss हो गया 20 का. CN measures the progress of the contracts using work completed compared to the contract price. According to surveyor, the value surveyor valued the work completed to be 63. यानी कि 63 डिवाइड बाय 90 यानी कि 70% काम हुआ है। तो हमारा रेवेन्यू जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्क सर्टिफाइड ही रहता है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करते हैं। हमें मिला हमारा रेवेन्यू 63। हमारा ओवरऑल तो लॉस ही आ रहा था 20 का, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। तेरा मार्क हो गया। एक मिनट का। रेवेन्यू 63 रिकॉर्ड करेंगे बराबर, और कॉस्ट टू सेल। हाँ, हो गया। हो गया। बार फिर भी आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज 63 एंड 83। ये रहा। जैसे यहाँ पे हमें हमारा ओवरऑल लॉस मिल गया, तो ये ओवरऑल लॉस हमारा नीचे चला जाएगा, तो और हमें हमारा जो रेवेन्यू है वो तो मिला ही था, तो हमारा ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 106 भी हो गया, तो अभी आता है 112। मैंने 112 को स्टार मार्क किया हुआ है फॉर सम रीजन। Sugar has entered into a long-term contract to build an asset for a customer. However, Sugar will satisfy performance obligation over time and has measured the progress towards satisfying the obligation at 45% at the year end. And the progress, अच्छा मतलब ये progress 45% है। Okay, contract price कितना है? Price of the contract was 8,000, तो उसका 45% हमारा रेवेन्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो 8,000 इंटू 0.45 हो गया हमारा 3,600। Sugar has spent for 4,500 till date, यानी हमारा कॉस्ट इनकर्ड टू डेट था, बट एज एस्टिमेटेड द कॉस्ट टू कंप्लीट एट, ओ भाई ये वापस नेगेटिव वाला सम है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव 10,000 टू डेट। However has paid Sugar 3 million. Okay, what is the net liability that should be recorded in statement of financial position? Net liability. Okay, हमारा रेवेन्यू था 3,600 का, 45% ऑफ 8,000 मतलब हमें कस्टमर ने दिए हैं 3,000, तो वो तो माइनस होंगे ही होंगे। और जो हमें 10,000 नेगेटिव से मतलब में जो 2,000 का ओवरऑल लॉस आ रहा था, इस ओवरऑल लॉस का हम बनाते हैं प्रोविजन अकॉर्डिंग टू मी। बराबर है, गलत जा रहा हूँ मैं। ओवरऑल लॉस से प्रोविजन मिलता है, कैसे मिलता है? नहीं 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 नहीं। ओके, सो ये जो हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इनकर्ड, हमारा ओवरऑल लॉस हमें तो 2,000 वो हमें मिल गया है। हमारा रेवेन्यू है 4,500 का शायद ना,
4,500 का कॉस्ट इनकर्ड टू डेट इज, रेवेन्यू हमें मिला है 3,600 का, राइट। और हमारा कॉस्ट इनकर्ड है 4,500 का। तो हमें प्रोविजन कितने का खड़ा करना पड़ेगा गाइस? 2,000 के लॉस के लिए हमें और 1,100 का प्रोविजन खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू अगर पॉजिटिव 3,600 है, सो हाँ बराबर, हमारा अगर कॉस्ट इज 4,500, हमारा ओवरऑल लॉस अगर 2,000 का आ रहा है, विच इज 8,000 माइनस द टोटल कॉस्ट, ये और ये, तो ये बिठाने के लिए हमें यहाँ पे और एक 1,100 का करना पड़ेगा, तब जाके हमें ओवरऑल लॉस आएगा 2,000 का। तो हमारा प्रोविजन का जो फिगर है वो हमें मिल जाता है 1,100। वंस हमें प्रोविजन का फिगर 1,100 मिल गया, आई थिंक टेक्स्ट फॉर्मेट इज बेटर फॉर गाइस, है ना। तो यहाँ पे 3,600 का रेवेन्यू इन SOFP हमें कस्टमर से मिले हैं -3,000, और फिर हम यहाँ पे प्रोविजन भी माइनस कर देते हैं -1,100, तो हमें आंसर आ जाएगा 500। 500। हाँ, तो 500 की लायबिलिटी है क्या? हाँ, नेगेटिव में ना। -500 अभी, हाँ 500। यार मेरे को ना वही क्वेश्चन था, पता है उस दिन, कि वो लोग वहाँ पे नेगेटिव वगैरह का ऑप्शन देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि मैंने एक दो सम सॉल्व किए थे, वो लोग वहाँ पे नेगेटिव का ऑप्शन हम्म। नहीं 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 देते। हाँ, तो मतलब वो सेम ही रहेगा, 500, 1,000, 2,000, 2,500 ऐसा वो रहेगा। एक्सपेक्ट करते हैं कि 500 एक ही 1,000। रहेगा। हाँ, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बच्चे को 500 मिल गया, मतलब उसको समझा जाएगा कि हाँ नेगेटिव में ही है, ऐसा। हम्म। बिकॉज आई ठीक डोंट है। थिंक इसमें वो लोग नेट एसेट या फिर लाइबिलिटी या फिर गेन लॉस वगैरह देंगे। अबे हाँ, उन्होंने नेट लायबिलिटी दिया हुआ है ना वहाँ पे, तो नेगेटिव में ही है वो, अपन भी ठीक है। देखो पता है, यहाँ पे मैंने ना पूरा सम सॉल्व किया एकदम फास्ट में, स्पीड में, हुआ भी। खाली एक गलती हुई, मैं जिसमें मेरे को पता था, वो जो माइनस का आया था ना, तो 1.1 हाँ, की जगह में तो मेरा वो मिस्टेक हो गया, बस वहां पे मैंने 2.9 लिख दिया। मतलब अब तेरे को मतलब वो रेवेन्यू जो तेरे को नहीं आ रहा था, अब तेरे को आ रहा है, इसी तो बोलना चाहता है ना। नहीं, हाँ आ रहा है, बट वो माइनस प्लस का ना एक थोड़ा सा इशू हो गया था, बाद में मैंने हाँ, वापस किया तो वापस नहीं आया, बट सही है। कि तेरा 3,600 माइनस करके तेरे को जो मिल रहा है, उसका तेरे को बस माइनस फिगर 2,000 चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट मेरा है 345, ये मैंने मार्क किया हुआ है, भी देखते हैं। डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर is a forecast of future trend in profit showing expected earnings in the next period to improve the relevance of the information for users. घंटा, मतलब false, ना, sorry for the language, for the language guys. Diluted बहुत यार। EPS per share acts as a warning to shareholders and shows how the current earnings per share would fall based on the items currently in करेक्ट। existence, correct and incorrect। ठीक है, ये इजी था, मैंने क्यों मार्क किया था तुझे पता इसमें नहीं। लोचा था। आई थिंक ये मैंने बहुत, अरे ये मेरे बहुत टाइम पहले की भी है ना, तो शायद ये उस टाइम के रहेंगे, ओ तो मेरे को हाँ आता नहीं हाँ, था। बराबर। 161। अबे यार, अच्छा अच्छा। ये भी उनमें से एक है शायद, चेक करते हैं। ए एक्वायर्ड 60% ऑफ होल्डिंग इन बी ऑन 1 July 2016, जबकि हमारा ईयर एंडिंग है 31 December 2016, तो 6 महीने के लिए एक्वायर किया था बंदे ने। हम्म। एट दिस डेट ए गेव बी 500 loan at a rate of 8%. The interest on the loan has been accounted for correctly in the individual financial statements. Okay, the totals of the finance cost for the year end for the year 31st of December 16 in the individual financial statements are shown below. 2 lakh and 70,000. तो ये 2 lakh
प्लस 70,000 जो है मेरा, उसको मैं 6 महीनों में बांट दूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा 35,000। जो मैंने 500 का लोन लिया था, उसका आता है 40, मतलब ये मैं ऐसे 40 माइनस करूंगा। नहीं रे, 50,000 में माइनस थोड़ी कर सकता हूँ। हाँ, ये 40,000 का भी तो मैं 20% करूंगा ना। नहीं, 6 महीने, 6 मंथ्स की, 6 महीनों के लिए रहा है लोन मेरे पास, तो वो आता है 20,000। मेरे को आ रहा है 2,15,000। सुनने को भी आ रहा है, लेकिन लेकिन एक वो। मिनट रुक जाइए, वैसा वाला सम नहीं है पता है। आज अपन ने एक सम किया था पता है, जिसमें अपने को इंटरेस्ट पहले माइनस करना था, तूने मेरे को डाउट भी पूछा था, और फिर हमने बाद में ऐड किया था। हम्म, हम्म, ये वैसा वाला सम है मेरे हिसाब से। तो पहले हम क्या करेंगे, और क्या करते हो? 70,000 जो हमारे पास ऑलरेडी है, उस पे हम हम्म, हमारा पहले तो 40,000 वैसे का वैसा ऐड कर देंगे इंटरेस्ट का, जो 6 मंथ्स का नहीं है, 6 मंथ्स का नहीं है, वो हम वैसे का वैसा ऐड कर देंगे। हमें मिलेगा हम्म, 1,10,000। उस वन हम्म, लैख टेन थाउजेंड को हम 6/12 मारेंगे, तो हमें मिलेगा 55,000। 55। ठीक है। हाँ। अब इस 55,000 में से हम माइनस करेंगे शायद, तो हमारा 20,000। हम्म, नहीं, 20,000 माइनस करेंगे कितना करेंगे माइनस। नहीं 20 नहीं करेगा। देख लेते एक बार आंसर, अभी 161। क्योंकि मेरा भी 2 लाख 15 आता था, बट मेरा दैट्स ऐसा नॉट करने के बाद हाउ भी टू इट। लैख 35 या 2,15,000 के बीच में आ रहा है। आंसर बी है, लेकिन देखना, मेरे टू को लाख ये ट्वेंटी वाला फाइव पता, 2,25,000। देखना कैसे आया। द इंटर ग्रुप टेस्ट इंटरेस्ट फॉर द 6 मंथ्स हैव बीन इंक्लूडेड, ये हो गया बीस ये हजार तो अपन को बराबर है। क्या है? Without this, B's finance cost would have been 50,000 for the year end. Splitting this evenly across the year would mean 25,000 was incurred in each 6 months period. ओके, 17 में से इन्होंने माइनस किया 25। ओ, अरे यार, बहुत ही फालतू चीज है ये, देख ये बता क्या बोल रहे हैं। ये जो फाइनेंस कॉस्ट है 70 का, इसमें 20,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इंक्लूड है। हाँ, फिर उसमें से उसको निकालेंगे, 50 बचेगा, 50 तेरह में से दो है 25, एक हाफ उसमें ईयर का, से तो, 25 हाफ ईयर का ना। हाँ, बराबर। मेरे को देखा, लेकिन मेरे को जमा नहीं किया, क्या मतलब क्या ये लोग लिखे हैं? Splitting this evenly across the year would mean 25,000। अगर अपन स्प्लिट नहीं करते तो अपना 2 लाख 50 आता आंसर बराबर। हाँ, मेरे को तो 2 लाख 50 ऑप्शन अभी में भी है। थोड़ा ना, वो ना अभी भी ना, ये थोड़ा ना जम नहीं रहा, पता है क्यों हाँ बताऊं। बे है, देख। अबे नहीं नहीं नहीं, हाँ, राइट राइट राइट, समझ गया बराबर। वो इंटरेस्ट पहले माइनस कर दिया, बचा 50, और अब इस 50 में अपन 6/12 मारेंगे। आज अपन ने वही किया था ना, अबे अपन भाई ने माइनस किया था। हाँ, अपन अपन ने यहाँ पे ये दूसरा लगा, उसमें अपन ने ऐड करके फिर उस पे माइनस किया था अपन ने।
हाँ, क्योंकि वो वो शायद सब तो पूरा सम ठीक था। है। हाँ, हाँ वो पूरा सम था। अबे बट तू देख ना, क्या ऑप्शंस देख, क्या ड्राफ्ट किया लोगों ने, 2,50,000 हाँ, जो अपन को आया। मेरे अगर को अपन आया। 6/12 नहीं, अगर 2,50,000 आता, 2,50,000 भी लोग ने दिया है। और असली वही, आंसर 2,25,000 है। मैं वही बोल रहा हूँ, और अगर अरे अपना इन्होंने। कैलकुलेशन मिस्टेक होता ना, मैं तो बोलता हूँ कि अपना 2,30,000 भी आता, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता कहीं पे तो। हाँ कसम, क्या बोल रहा बहुत था खराब है यार ये लोग, मतलब मैं कसम से बताऊं ना। ये वाला भाई कल देख के जाएंगे। 161 क्या? तो एक काम करना, हाँ तू एक भाई, लिस्ट बनाना, तू एक लिस्ट बनाना, जिसमें ले अपन लिया, ये स्क्रीनशॉट भी ले लिया इसका। स्क्रीनशॉट भी ले लिया है ना। हाँ तो ठीक है, सही है। फिर कल तेरे वाले एमसीक्यूज उठा लेंगे। तू स्क्रीनशॉट लेता रहे जो तेरे अबे को हार्ड मेरे को, लगते हैं, ठीक है। पर देख मेरा ना तेरा मोस्टली सेम है। हाँ हाँ, तो बट क्या हो चल गया, ठीक है, देखते हैं। फिर से एक बार भाई, क्या उसमें। आज तो चलेगा भाई, देखिएगा तो चलेगा अपने को बहुत चलेगा। सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आए ना। कल आ जाएंगे। चलेगा। 166, identify which concept each of the following transaction is applying. Removal of unrealized profits on group sales, removing intra-group balances. सिंगल एंटिटी ग्रुप सेल का किसे माइनस करते हैं? सिंगल एंटिटी में हम लोग ग्रुप सेल माइनस करते हैं, और इंट्रा ग्रुप अपन गोइंग कंसर्न कंसेप्शन, गोइंग कंसर्न कंसेप्शन, रिमूविंग इंट्रा ग्रुप बैलेंस। भाई सेकंड वाला तो गैस कर रहा हूँ, पहला वाला तो सिंगल एंटिटी लग रहा है, बिकॉज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस है। सॉरी। पता है क्या सीन है? ये सबसे गंदा सम मेरे को लगा पूरे इसमें, क्योंकि दोनों का आंसर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। क्या होगा ये? ओ नहीं, सॉरी, दोनों का आंसर सिंगल एंटिटी सिंगल एंटिटी है। कॉन्सेप्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी। देख पहले दोनों का पहले वाला आंसर तो मैं सिंगल समझ गया था एंटिटी कि वो लोगों ने कॉन्सेप्ट है। सिंगल एंटिटी, तो अपन पीएनएल बनाते तो हाँ, पीएनएल में से कॉस्ट में और रेवेन्यू से निकालते, तो वो समझ गया। सेकंड वाला इंटर ग्रुप बैलेंस, हाँ मतलब इंटर ग्रुप बैलेंस तो रिसीवेबल्स तेरा और ये कैश, रहेगा ना, हाँ। ट्रेड रिसीवेबल और पेबल्स। ओ भाई, हाँ, क्या इतना सा था? कोई इनका सब देखा नहीं होता ना, तो मैं शायद दोनों ही वो कर लेता, मेरे को एक अपन बात कहीं ना कहीं बता। दोनों वो। सिंगल बोल। एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, लेकिन जब भी अपन क्यों? कंसोलिडेशन करते हैं तभी हम अनरियलाइज्ड हम्म, प्रॉफिट्स को निकालते हैं ना, सेल्स से। हाँ। तो तो कंसोलिडेशन जो सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट तो नहीं है। हम्म, कि स्टार्टिंग में मेरे को क्या लगा कि अपन वो चीज निकाल देंगे तो तो कंसोलिडेशन से निकाल के वो सिंगल एंटिटी बन जाएगा, बट वैसा नहीं है ना उसका लॉजिक। आई थिंक जो सिंगल इन्होंने क्या, एंटिटी कंसोलिडेशन का ही, ये दोनों का मिला के एक हाँ बोल ना, रहे थे, एक सिंगल वैसा ही एंटिटी। रहेगा। हाँ, वैसा ही रहेगा कि सिंगल इसके लिए एंटिटी मतलब, हाँ, वो कंपनी रहे, मतलब ग्रुप ग्रुप बोल रहे रहेंगे ये लोग, वैसा ग्रुप होगा। बोल रहे थे, इससे भी बड़ा पूरा आइडिया है, वी है ना एक, तो वी ही हाँ, सिंगल एंटिटी हो गया लोग का। बराबर। आगे 170, ये मैंने मार्क किया हुआ, अभी छोड़ जाने, पढ़ मजा लेते तो आ हैं रहा है और। ये वाला करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। द प्रॉफिट मेड ऑन ऑल देखते हैं, इंट्रा ग्रुप सेल्स इन द ईयर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द कंसोल। हाँ, ये क्यों मार्क किया, ये बहुत पहले मार्क किया रहेगा अगेन। देखते हैं ना बाकी का गलत क्यों है। हाँ, For consolidation, it may be accepted to use financial statement of subsidiary where differ from parent by 2 months. Okay. हाँ ये तो बोला भी तो था। For चलता consolidation, all नहीं है। company within the group must have a same year end. नहीं, same year end की जरूरी नहीं है। All companies within a group must have the same accounting policies in the, ये भी necessary नहीं है। हाँ, मैंने पता है ये क्यों किया था। ये देख, ये तू खाली ये दो पढ़। फॉर कंसोलिडेशन ऑल कंपनीज विद इन द ग्रुप मस्ट हैव द सेम ईयर एंड। तूने क्या बोला, हाँ जरूरी नहीं है। और ये देख, फॉर कंसोलिडेशन इट मे बी एक्सेप्टेबल टू यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सब्सिडरी वेयर द ईयर एंड डिफर्स फ्रॉम द पेरेंट बाय 2 मंथ्स। इसलिए मैंने मार्क किया था, क्योंकि नहीं, दोनों फर्स्ट वाला अलग तो, थे। लेकिन दोनों अलग चीजें हैं ना। पहले नहीं, में क्या हो रहा है कि ईयर हाँ एंड समझ अलग गया होगा समझ गया। चलेगा, इसमें ईयर एंड नहीं चलेगा, और दोनों हाँ फॉल्स है। फिर करेक्ट क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना चलता है अलग ईयर एंड होगा तो। ऑब्वियसली इन चारों में से यही सबसे ज्यादा प्योर तो यही है, ट्रू। लेकिन फिर भी एक,
क्योंकि सर ने बोला था कि वो हाँ, लोग का 2-3 महीना 3 महीना रहेगा तो चलेगा, वो तो क्वार्टर में एडजस्ट हो जाता है। तूने बोला था कि उतना चलता है, एंड देन कोई और धंधा रहेगा तो भी चलता है। लाइक अगर एक बंदा कॉटन बना रहा है और दूसरी कंपनी स्टील है, एक्वायर किया तो चलता है वो। हम्म। सेल्स वेल्स मैन्युफैक्चर वो सब गया भाड़ में। ठीक है, ये अपना मेरे समझ। को सही बता ना, ये लोग का रीजनिंग, ये लोग का वन का रीजनिंग क्या है? देखते हैं ना, देखते हैं यहाँ पे 170 पे आते हैं। वन क्या मिस सेवेंटी कर ना। रहे हो वो भी समझ। हाँ। IFRS 10 consolidated financial statement states that where the reporting date for a parent is different from that of हाँ। the subsidiary, the subsidiary should prepare additional financial information as of the same date as the financial statements for the parent unless it is impracticable to do so। अच्छा, अच्छा ये बोल क्या रहे हैं क्या कि क्या? एडजस्टेड फाइनेंशियल हाँ, स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे बोल रहे हैं। ये हाँ हाँ हाँ, बराबर। सर ने बोला था एडजस्टेड जो हाँ, भी स्टेटमेंट एडजस्टेड बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल उनको। स्टेटमेंट्स ये इन्होंने क्योंकि स्पेसिफाई नहीं बाद में किया जो, था। नहीं नहीं नहीं, ये सर ने बोला था कि दूसरे कंपनी का उसका बाद, आफ्टर रिपोर्टिंग के बाद का जो रहेगा वो भी एडजस्टेड करके ही जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा नेट हम्म। हो रहेगा। हाँ, if it is impracticable to do so, IFRS 10 allows the use of subsidiary financial statements made up to the date of not more than 3 months earlier or later than the parent's reporting date, with due हाँ ये बात तो adjustment for significant transactions or other events between the dates. The companies do not have to have same policies if there are, हाँ अलग policies का चलता है। Only the profit relating the goods remaining of the group at the year end needs to be adjusted। ये तो करना ही पड़ता है इंटर ग्रुप सेल्स और। ठीक है, नहीं नहीं आगे नहीं, बढ़े। बात सही है। कुछ बोल रहा है क्या? सॉरी, आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी धीमी आ रही है। हाँ ठीक है, लेकिन बोल क्या हो गया। हाँ। अरे भाई एक मिनट, कहाँ पे गया वो सोल्यूशन दिखा? कौन सा वो वाला? हाँ ये वाला। रुक जा एक मिनट। 3 मंथ्स में वो ये पता था कि 3 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट ये मैं भूल गया कि 3 मंथ्स लेस से भी लेस नहीं होना चाहिए, मतलब ये पता नहीं था मेरे को। पर तो भी यार, डू नॉट इट मोर इज देन थ्री इम्प्रैक्टिकल मंथ्स टू डू और सो to the अर्लियर। date a subsidiary financial statement made up to the date of not more than 3 months earlier or later than the parent's reporting date, with due adjustment for, for significant transactions or other events between the dates। ठीक है। अब एक ले लिया। पिक क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट। भले छोटा थियरी है बट थियरी भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट अपने लिए। हम्म। आगे चल आगे बढ़ते बढ़, हैं। आगे क्या बोल रहे हो? 174, Platinum acquired 80% of ordinary share capital of Palladium Co. on 1st of April 10 by means of cash and contingent consideration. At this date, Platinum Co. assessed the fair value of the contingent consideration as 250 contingent consideration. Platinum Co. calculates non-controlling interest using the fair value at the date of acquisition, which is estimated to be 100। Okay. Uh, okay, एक minute. And the goodwill arising on acquisition was 300। Okay. The following figures for Palladium Co are relevant. Ordinary shares of 1 each at acquisition, retained earnings at 1st of January 10, profit for the year ended 31st of December 10। Okay. Profits for Palladium Co have accrued evenly throughout the year। Profits evenly accrue हुए हैं। हमने उसे acquire कब किया था? 1st of April। What was the cash consideration paid by Platinum Co. for the investment in Palladium?
कैश कंसिडरेशन। ये बहुत ही अजीब है भाई। हाँ मतलब कुछ मिस तो नहीं कर रहा है ना? कंटिन्यू। अगर एनसीआई अपना में दिया था। गुडविल ऑन एक्विजिशन करना है क्या, वर्किंग गुडविल ऑन एक्विजिशन जो अपन पीएनएल के टाइम पे बनाते थे, पता है ऊपर अलग से एक टेबल आता था। बट वो तो अपना गुडविल भी आता था। एक बार बना के तो देखते हैं ना गुडविल जरा। कैलकुलेट करते थे। अरे तो अभी इसका तो कैश कंसिडरेशन कैसे निकालेगा, वही एक ऑप्शन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्राई तो करते हैं, क्योंकि देखना इन्होंने शेयर्स भी एक्विजिशन डेट के दिए हुए हैं, जो अपने को जरूरी पड़ते हैं। चल ठीक है, ट्राई करते हैं। गुड। खलसीना, खलसी, खलसी, खलसी। उड़ता है। फिर वो जो गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन है ना, उसी का कुछ तो है पता है। चलो देखते हैं क्या है क्या। 220 गुडविल अराइजिंग 300। 80,000 है क्या आंसर? तू तेरी स्क्रीन देख रहा है, मेरी स्क्रीन देख रहा है? नहीं, मैं अपना बुक में कर रहा हूँ। हाँ, में कर रहा है चेंज ना? कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। चेक कर लेता हूँ। चेक कर। जरा सा रहेगा शायद। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंड है 128.93 बाय शेयर होता है। खुद के शेयर में 330। अच्छा ये ऊपर आएगा 250। अरे मैं 250 में मैंने नीचे 350 लिख दिया यार। मैंने 250 था ना कंटिजेंट कंसिडरेशन, मैंने लेस करके नीचे डाल दिया वो। वो भी 350 डाल दिया मैंने। तो 500 माइनस 300 प्लस 30 माइनस 250 गिव्स मी -20। जब मैं सिर्फ -20 को, अभी ये मेरा लेस में आता है -20, तो 100 माइनस -20 माइनस -20 मतलब +20, तो आ गया 120। और मेरा गुडविल एट द डेट ऑफ कंसिडरेशन इज 300, तो मेरे को 180 मिल जाता है। मैं बराबर किया था, बस ये जो है ना कंटिन्यू मैंने थ्री रुक जा फिफ्टी जरा, क्या लिख क्या दिया। है? अरे मेरा पूरा आंसर बराबर था, मैंने यहाँ पे गलती से 250 की जगह अबे पे थ्री यार फिफ्टी लिख भाई, दिया। मुझे मैंने क्या फालतू गिरी की भाई। मतलब भाई मेरा हमेशा का, मैं पता है, मैं प्रॉफिट मैं नहीं लेता, बट इसमें मैंने लिया प्रॉफिट, लेकिन मैंने 9/12 लिया। 3/12 अरे लेना होता है, यार वो पहले का लेना होता है। मतलब देख बराबर था, अपने को वही वर्किंग मतलब बनाना था गुडविल ऑन एक्विजिशन का। मैंने तो गुडविल का अपने को अमाउंट दिया था।
30 तो एक नीचे। कैलकुलेट करके आया, 50 दिया था। ये अपना ये रिटर्निंग ब्रॉड फॉरवर्ड वही है क्या? हम्म। ठीक है जरा एक मिनट, स्क्रीन को चेंज कर, ऑल टैप पर। किया किया। क्वेश्चन पे आंसर पे? क्वेश्चन पे भाई, क्वेश्चन। स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा शायद, तो ये तेरा आंसर सोल्यूशन नहीं दिख रहा मैं। मैं क्या मतलब स्टॉप शेयर करके वापस शेयर करता हूँ, तो शायद दिख हम्म दिख हो जाए। गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, नहीं नहीं हो गया। अरे अरे यार हाँ, अभी तू उन्होंने दिया इतना था लेट ऑलरेडी बोल अभी। रहा है। हाँ। नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, अरे। क्या दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। 174 भी हो गया, 183। On 1st of January 14, Payagam acquired 80% of equity share capital। ये वो रिसीवेबल्स हमारे जनवरी 14 को एक्वायर किया, और ईयर एंड दिसंबर 14 है। वो अच्छी बात है। 36, 63, 64, 600। मैं हमेशा ये गलती करता हूँ, मैं नंबर कुछ और ही लिख देता हूँ। प्लस 38,000 अभी एट 31st December 14। Stratcom recorded a payable to Payagam of 3 million, which did not agree with Payagam's receivable balance of 1 million due to cash in transit। तो मैं विलन की तरह कैश इन ट्रांजिट माइनस कर माइनस देगा। करूंगा, और मैं ये 3,000 भी माइनस कर दूंगा। 98,600। 98,600? क्या हमें 98,600 मिल रहा है? कौन सा क्वेश्चन है वो? एक 183। वन हाँ एटी हमें थ्री 98,600 मिल रहा है। मुझे इस चीज का लॉजिक समझ में नहीं आता। पता है कि हम पहले कैश इन ट्रांजिट भी माइनस कर रहे हैं, उसके बाद हम पेबल्स भी माइनस कर रहे हैं। हाँ, पेबल्स तू हटा रहा है क्योंकि देखो कोई ट्रांजेक्शन दिखाना ही नहीं है दोनों ग्रुप का, इसके लिए। और कैश देखो मिल गया, इसके लिए तू मैनेज करा कि तेरा रिसीवेबल उतने से कम हो गया। पर तेरा देखो समझ क्या रिसीवेबल नहीं है, फोर, देखो मेरे को पर तेरा रिसीवेबल्स तेरा बोल फोर बोल। थाउजेंड से माइनस हो रहा है। हाँ, मैं देखो देखो मैं देखो वही बोल रहा हूँ कि जो 3,000 जो बंदा बोल रहा है ना, ये उसके एंड ऑफ द डे पड़ा है। मतलब जो सपोज कि तू पेरेंट है और मैं हूँ, तो मेरे अपने में डील 4,000 का ही हुआ है। बट उसमें पता है क्या, मैंने देखो 1,000 भेज दिया है, तो मेरे बुक में 3,000 दिख रहा है, वो 3,000 का फिगर दिख रहा है वहां पर। पर तेरे बुक में 4,000 ही है, तो तेरे में 4,000 हटाने के लिए अपन पहले 1,000 कैश का हटाएंगे। तो 3,000 जब तेरे बैलेंस बचेगा ना, कि देखो राहुल से 3,000 मिलना है, वो हम्म। 3,000 तू माइनस करेगा। मतलब समझ, ठीक है। अभी ऐसा कुछ सम आया भी ना, तो बस इतना याद रखो, जो लोग बोल रहे हैं ना कि बैलेंस है या फिर पेबल इतना रिकॉर्ड बचा है, हम्म। वो तेरा एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस है, बैलेंस शीट में हम्म। बैलेंस ही खड़ा होता है। इतना ठीक याद है। रख, हो जाएगा काम। उड़ता फिरूं, दिन हवा मैं कहीं। तो मुझे अमाउंट याद था क्या इसमें? क्या अमाउंट याद नहीं था? मैंने किया। मैंने वही लॉजिक से किया कि 3,000 माइनस की पहले कैश इन ट्रांजिट माइनस किया, उसके मैंने 3,000 वापस माइनस किया। माइनस की। आंसर मेरे को बराबर आया। समझा ये नहीं था स्टार्टिंग वो में नहीं पहले। समझा, बाद में करना किया किया तब फिर आके मेरे को समझ गया। फिर आज इसकी वापस शादी है। फिर अभी अपन आते हैं 303 पे। अरे भाई, थ्री जीरो इतना थ्री गुस्सा था क्या? हाँ भाई बहुत गुस्सा था। 3/303। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज मशीनरी एसेट एज एट 31st December? खाली ये पैराग्राफ के ऊपर है सम।
ठीक है। हम्म हम्म On 1st of January 16, Lotso entered into an agreement to lease a new machinery under 5-year lease with 300 payable on 31st of December each year. The asset has a useful life of 6 years and ownership transfers to Lotso at the end of the lease term. The interest rate implicit in the lease is 6% and the present value of the lease payment is 12 lakh 63,000. So 12 lakh 63,000. मिल गया। एक मिनट। देखते हैं कि गाइस अब हमारा गुस्सा शांत होगा या बढ़ेगा। मुझे लगता है शांत हो जाएगा। हाँ चल आ जा। सी आंसर हम्म है और मुझे भी सी ही मिला है। 1,10,52,500। चलो सही है। अभी 2 मिनट रुक। नहीं ना, मेरे को गलत कैसे मिला? तूने 5 से डिवाइड किया मेरे को रहेगा ना। 1039 मिला। तूने 5 से डिवाइड किया था। नहीं किया था ना। नहीं नहीं, करना भी नहीं था। देख, मैंने 1,01,263 जो उसका इसका ये था लीज का अमाउंट। फिर मैंने हाँ उस पे 6% इम्प्लिसिट ये निकाला, पेबल हर महीने हर साल अपन 300 कर रहे, तो मेरा 1039 आएगा। हाँ, वो नहीं है ना, वो करना ही नहीं है, वो टेबल बनाना ही नहीं। मेरे को पता है गुस्सा क्यों आया था। मैंने पहले ये किया क्यों? था, मेरे को आंसर आया गलत। हाँ फिर मैंने डेफ हाँ। निकाला, वो भी मेरे को आया गलत। तेरे को सिर्फ डेफ निकालना है प्रेजेंट वैल्यू पे। इस प्रेजेंट वैल्यू वन पे जो इस डेप्थ है। 12,63,000 पे तेरे को सिर्फ डेफ निकालना है, यूजफुल लाइफ 6 का। बस तो ये कितना है? क्वेश्चन है। 252। सॉरी, 6 का ना। हाँ, क्योंकि वो ट्रांसफर हो रहा है। तो टू हम्म। लैख टेन हाँ, 2,10,500। अब वो इससे माइनस कर, तो मिल गया कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट मशीनरी। 1052। अरे, मेन नोचा पता है कि अगर एग्जामिनेशन में सब याद नहीं रहा ना, तो वो ही मेरे को लगेगा राइट आंसर, क्योंकि देख 1039 भी है आंसर। वो तो है यार, अभी क्या कर सकते हैं। चल ठीक है, क्या कर सकते हैं व्यक्ति। आ गया। 304 भी मैंने मार्क किया हुआ है फॉर सम रीजन। ये बहुत टाइम पहले का रहेगा, लेकिन 33304 करते हैं। लेकिन चल, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ हेड ऑफिस हेड ऑफिस। लॉस को सोल्ड मशीनरी the head office but continue to use the head office for a remainder of 20-year useful life under the lease agreement. The carrying amount of the head office at 1st of January 16 was 10,000. Under लीज एग्रीमेंट, तो हमने लीज एग्रीमेंट पे 10,000 को 20 साल तक यूज किया। मैं आ गया पापा 500 हो जाएगा 9,500। मिल गया। नीचे एक मिनट क्वेश्चन पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ चल ठीक है। आंसर है बी विच इज 9,500, क्योंकि एसेट कभी बाहर गया ही नहीं था फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो हम 10,000 पे ही डेप्थ निकालेंगे। बराबर है राहुल। और अगर उसने आगे पूछा होगा तो अपन बाकी का जो उसने 10,000 लिया उस पे वो लोन देना पड़ता है एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। हाँ बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन 13th पे। 13 पे होते हैं, ठीक है। One-
स्मिथसन को परचेज चाहिए न्यू सन। बिल्डिंग विथ, हाँ हाँ हाँ, स्मिथसन को टू परचेज न्यू बिल्डिंग विद अ 50 year पढ़ पढ़ लाइफ देखो ऑफ नींद आ रही 10 million ऑन 1st of January 13। हमने 50 years के लिए परचेज किया था 10,000। On 30th of June 15, Smithson moved out of the building and rented it out to the third parties on a short-term lease. Smithson uses fair value model of investment for investment properties. At 30th of June 15, the fair value of property was 11 million, and at 31st of December 15, the value was 11.5. What is the total net amount to be recorded in the statement of profit and loss in respect of the office for the year ended 31st of December 15? हो गया तेरा? नहीं नहीं एक मिनट। कोई बात नहीं, तब तक मैं यहाँ पे एक मिनट वो क्वेश्चन ऑप्शन देखो। 50 साल के यूजफुल लाइफ का हमने 10 million पे 50 साल की लाइफ का 10 million का हमने बिल्डिंग लिया था ऑन 1st of January 13 एंड एट 30th of June 15 मित्सन ने मूव आउट करके वो प्रॉपर्टी को लीज पे चढ़ा दिया। चल सही है। बता। हो गया आंसर? हम्म। आंसर है ए, नेट इनकम 400, कि हम उस साल का 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और 500 का जो रिवैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूएशन सरप्लस जो हम पीएनएल में चार्ज करते हैं वो आएगा। ठीक है। इसका ये जैसे अभी देखो अगर आया रहेगा 9,600 बराबर कैरिंग वैल्यू। हाँ, बराबर। फिर वो 11,000 पे ये हुआ ना वैल्यू है तो 1,500 वो क्या करेंगे उसका? हाँ, तो वो तेरा ओसीआई में जाता है, क्योंकि तू 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 IAS 16 से IAS 40 पे तू कन्वर्ट मार रहा है, तो उस टाइम पे वो ओसीआई पे चला जाता है। ठीक है। तो मतलब 11 तो मतलब जो 500 का मेरा हुआ है 500 का ये और उस पे मेरा 100 मेरा डेप्रिसिएशन होगा तो उसका मिला नेट ऑफ करके 400 आया ना बराबर। बराबर। ओके। चल आगे बढ़ते हैं, 13 भी हो गया। 23। हम्म। अच्छा हाँ, ये वो वाला है, रिकवरेबल अमाउंट। ये रिकवरेबल अमाउंट था टू, ये बिल्डिंग का रिकवरेबल अमाउंट हो गया 2.5, लेकिन वो वैल्यू 2.3 पे ही होगा, बिकॉज वो मैक्सिमम 2.3 तक ही जा सकता है। ऐसा याद है ना? मतलब मैक्सिमम क्या हुआ ना?
To the nearest thousand, what is the balance of building for following the impairment review? हम्म। इम्पेयरमेंट होने के बाद हाँ, बिल्डिंग का क्योंकि रिव्यू इसका कितना? कैरिंग उनमें वो था वैल्यू 2.5 हो गया है। 2003 है, कम नहीं है तेरा। बराबर। बराबर। ठीक है। इम्पेयरमेंट होगा नहीं इसमें। बराबर। हम्म। आगे बढ़ते हैं। हम्म। 29। Metric owns an item of plant which has a carrying amount of 2,48,000 as at 1st of April 13. It is being depreciated at 12.5 per annum on reducing balance method. A plant is used to manufacture sorry, the plant is used to manufacture specific products suffering low decline in the sales. Okay. So Metric has estimated the plant will be retired from use on 31st of March 17, 3 साल बाद। तो उसका उसने कैश फ्लो नेट कैश फ्लो दिया है। वो नेट कैश फ्लो उसका उसने प्रेजेंट वैल्यू दिया है, मतलब वो वैल्यू इन यूज इज 2,14,600। On 1st of April 2014, Metric had an offer from a rival purchase the plant for 2 lakhs. तो the higher is your recoverable amount. उन्होंने क्या पूछा? At what value should the plant appear in metric statement of financial position as at 31st of March 14? हाँ, मतलब recoverable amount, तो recoverable amount is supposed to be 2,14,600। बराबर है विच ना? एवर इज हायर, फिर विच एवर इज लो करेंगे ना। बराबर। which is higher तो किया है यहाँ पे। एक बार जरा कैरिंग अमाउंट पे डेप लेके देख लेते हैं। 217, 2,17,000। 2,17,000 आ जाता है ना? whichever is lower, the हाँ। 2,14,500। 29। 2,14,600 बराबर। तो वी आर करेक्ट हियर, मैंने पहले गलती से 500 बोल दिया था, सॉरी। अभी नेक्स्ट 45 और हम्म। 46। चल। यार यहाँ पे मार्क करके रखा है गलती से। Which of the following criteria needs to be satisfied in order for an element to be recognized in the financial statements? याद है, बराबर, मैं इसमें कंफ्यूज हुआ था। मिलियन में कौन सा? 1, 2 and 5। बराबर। फेथफुल प्रेजेंटेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, मुझे इतना याद था कि रिलायबल मेजर नहीं है, और डेफिनेशन से मुझे कुछ तो याद था। कि मैंने पिछली बार फेसबुक को, मैंने फेसबुक तो रिप्रेजेंटेशन तो हम करते हैं, तो एलिमेंट हैज अ फेयर वैल्यू होगा, बट नहीं आपकी रिकॉग्नाइज इन द फेसबुक प्रेजेंटेशन, बराबर रिपोर्ट करना उसमें, प्रॉपर हेड Which करना है dis उसमें। which description define information that is relevant to the users of financial information? हाँ, इसका तो वही होना है। इसका डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट डी हुआ बराबर। तो मैंने फिर सेम मिस्टेक की। मैंने सेम मिस्टेक किया पिछले बार में, क्या मैंने ए किया? लिया था, फ्री Free फ्रॉम from error, bias and faithful। ए ए। बट इतना भी याद होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन जो है यूजर्स के लिए होती है, यूजर्स से देख के they can change their decision and they are influenced by experience. Next बता। 99, और मैंने 99 को स्टार मार्क किया हुआ है।
अच्छा ओके, ये लैंड को ये नहीं करना है ना, वो रिस्टेट वो है ये। हाँ। अच्छा है, तो मैं तेको बोल रहा था ना, वही ओके, है। 30 million लैंड तो फॉर लैंड का जो तेरा 30,000। कैरिंग वैल्यू है ना, वही रहेगा। तो 10 million इज द आंसर। नाइनटी बराबर है। नाइन स्क्रॉल मत 105। किया था, तेरे को जो बोल रहा ना, लेफ्ट राइट करने के लिए वही गया था, थोड़ा इजी बन, और तेरा वन स्क्रीन का जीरो लैग भी फाइव नहीं मरेगा। हाँ 105. Yelling entered into a contract to construct an asset for a customer which is expected to last for 24 months. The agreed price of the contract is 5 million. At 30th of September 2014, the cost incurred to construct on the contract were 1.6 million and the estimated remaining cost to complete were 2.4 million. तो सबसे पहले वो कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5, ये 1.6, ये 2.4, तो ओवरऑल प्रॉफिट 1। ऐसा कितना ये प्राइस? 1.8 रिसीव हुआ था कस्टमर से हमने। Yelling calculates contract in progress with input method, मतलब basis of cost incurred upon total cost। मतलब 40% काम हुआ है कि 2,000 अगर ये हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट हो जाएगा 200 का। ये अपन इनपुट मेथड के लिए ऊपर कॉस्ट टू द डेट आता है ना, तो तेरा 1.6 है। बराबर 200 है। 1.6 की तरह कॉस्ट इनकर्ड टू डेट है। हाँ, तो वो आएगा ना इनपुट के लिए, हाँ बराबर बराबर बराबर। इनपुट के लिए कॉस्ट इनकर्ड टू डेट फिर मतलब डिवाइड बाय तेरा 1.6 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिवाइड 32%। बाय टोटल कॉस्ट, तो विच इज 4 लाख, 5। 4 million। अरे टोटल कॉस्ट बोला है। अच्छा, तो क्वेश्चन वो पढ़ना। अपन किस में करते थे, ऊपर कॉस्ट नीचे टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? वो किधर भी नहीं करते थे। नहीं नहीं, अच्छा बोला इसके लिए कर रहे हैं अपन। नहीं, वो किधर भी नहीं करते थे, नहीं नहीं, इनपुट इनपुट मेथड में मेथड। करते थे। नहीं भाई, दो ही में मेथड्स है, इनपुट मेथड एंड आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड में तो कॉस्ट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट करता है, और आउटपुट मेथड में वर्क सर्टिफाइड अपॉन टोटल फॉर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है। हाँ, आउटपुट में ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, बराबर। किसमें? आउटपुट में आउटपुट ना। में टोटल हाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आता बराबर है। बराबर। एक मिनट मुझे बस। चंचला तू कामिनी तू पद्मिनी तू रागिनी, तना मना तना जिया तुझी सदन मोहनी। ऐसे दो का हुआ ना, 200 का। हाँ बराबर, कॉन्ट्रैक्ट एसेट 200। अब आगे बढ़ते हैं। 45 भी हो गया, फिर 52। 52 में हम आते हैं तभी। हाँ, द फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन विद इन द इंटरनेशनल अकाउंटिंग रुक जा रुक जा, स्टैंडर्ड। लोडिंग मत रस। क्या हुआ? Faithful representation is a fundamental characteristic of useful information within the International Accounting Standards Board's conceptual framework for financial reporting. Which of the following treatment applies the principle of faithful representation? Applies principle of faithful representation. Yes.
Reporting transaction based on a legal status rather than economic substance. Excluding subsidiary from consolidation because its activities are not compatible with those of the rest of the group. ये तो पूरा ही गलत है. Recording the whole of net proceeds from issue of loan note which is potentially convertible into equity shares as a liability. भी गलत है. Allocating part of sale proceeds for a motor vehicle to interest received even though it was sold with interest-free finance. Hmm. तेरे को क्या लगता है? ठीक। बी. मेरे को सी लग रहा है. टी. टू. डी आंसर है. Allocating part of sale proceeds of a motor vehicle to interest received, even though it was sold with interest-free finance. क्वेश्चन एक बार वापस देखो. Track principal faithful. Sales proceeds of motor vehicle interest received when even if through it was sold with a interest-free finance. The substance is that there is no free finance. It's cost inbuilt into the selling price, and this will represent a significant financing component. This one नहीं यार, ये तो नहीं आ रहा. ये तो नहीं हो रहा. ये देखो. आगे जाऊं? या. नहीं आ रहा ना, फिलहाल के लिए ये नहीं आ रहा है, बाद में देख लेंगे. 63. मार्क किए हुए हैं, तो बस पढ़ लेते हैं. इन विच पढ़ लेते हैं. two of the following situations can a change in accounting policy be made by an entity? If the change is required by IFRS standard, if a new accounting policy results are more reliable and relevant presentation of events of such transactions. ठीक है, बराबर है. 103. हाँ. मैंने 64 में एक मिनट मैंने गलती की थी. 64 में कहाँ गए? According to international standard boards conceptual framework for financial reporting, which is measure based below, can be used by an entity for measuring asset and liability. I thought historical cost use नहीं होगा, cannot be used लिखा मैंने, but then देखा present value use कर सकते हैं, realizable value भी, तो fair value और historical cost भी. हाँ. What is the carrying amount of non-current liability in respect to government grant in Chestnut Co. Statement of financial position as at 31st of December 17. Grant, non-current liability मतलब government grant. ये रहा मशीनरी का. So let's start.
Estimate received a government grant of 2,600 towards a new product on 1st of April 17 in production in January. The machinery costed actually 4,000. It's expected to have a useful life of 5 years. The depreciation is charged on straight line proportionate basis. Chestnut uses cost model when accounting for its head office and the deferred income method in relation to government grants. Okay, deferred income method है. तो 0 इस साल एक्सपेंस किया रहेगा. ठीक है, तो हमने 520 इस साल एक्सपेंस नहीं, लेकिन 9 मंथ्स का ही है. सो 9/12 इंटू 520 which gives us 9/12 इंटू 20. 390 का इस साल का एक्सपेंस, 520 का इस साल का करंट लायबिलिटी होगा, प्लस 390 का इस साल का, मतलब 910 माइनस 260 1.69. मिला आंसर. डी. नहीं सॉरी, 40 ना. मेरे को 390 तो मिला। बी बी 390 मिला ना. ओके, ये अब 390 520 तेरा निकालने के बाद ओके। अब 520 तेरा करंट लायबिलिटी हो जाएगा जो तू अगले साल पे करेगा, और बच जाएगा तेरा बाकी का जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी. 390 तेरे को 9/12 करके मिला रहेगा इस साल का एक्सपेंस. बराबर। हो गया ना फिर वो वो 240 भी. 520 में अगले साल दूंगा ना। बराबर, तो वो हो गया तेरा करंट लायबिलिटी. वो करंट लायबिलिटी और मेरा 1690 नॉन करंट लायबिलिटी। बराबर. एक 238 भी है, मैंने 240 से पहले वो नहीं लिया. 238 कर लेते हैं. What is the carrying amount of Chestnut's head office in the statement of financial position as at 31st of December 17? Chestnut's head office costed 40 years useful life, 40 years. Then the board of the recoverable amount was to be 9 million. 9 million हमारा recoverable amount हो गया था after 3 years में 11 December 11 December 12 December 13 December 14 नहीं 4 years. So 12,000 divided by multiplied by 4 divided by 40 which gives us 1200 का डेप्थ for 4 years. तो हमें आता है 10800 हमारा कैरिंग वैल्यू था, और हमारा रिकवरेबल अमाउंट इज 9,000. At 31st of December 17, we estimated that the recoverable amount of the head office is 11 million. Okay. फिफ्टीन सिक्सटीन 3 साल का डेप पेपर उसने लगा के ट्राई करता हूँ. ठीक है। 8. तो हमारा कैरिंग अमाउंट जो आ जाता है वो है 8,250. हमारा रिकवरेबल बराबर। अमाउंट इज 11. अगर हमारा कैरिंग अमाउंट कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है
तो हम whichever is lower पे वैल्यू ये है ना। करते हैं तो हम्म। फिर ए हो जाता है, बराबर है। बराबर है ये। नहीं, आंसर बी है 238 का। नाइन नाइन 9900। अरे हाँ, ये वो था इम्पेयरमेंट रिवर्सल। इम्पेयरमेंट रिवर्सल में तो अपने को ये अज्यूम करके चलना है। हाँ। अभी ये रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो गया ना, अपना कैरिंग अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो गया, तो अभी अपने को अज्यूम करके चलना है कि अगर ये चीज आता ही नहीं, क्या बोलते हैं, ये इम्पेयरमेंट अगर होता ही नहीं तो फिर वैल्यूएशन क्या होता। तो अपने को 10800 जो अपना प्रीवियस कैरिंग अमाउंट था उसके अनुसार 3/36 करना पड़ेगा। 10800 / 12, 900 माइनस करूंगा मैं। तो 10800 से जब मैं 900 माइनस करूंगा तब जाके मेरे को मिलेगा 990, तो सॉरी 9900। वापिस से रिपीट कर, क्या अरे बोल रहा हूँ। देख, हाँ हाँ बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, देख पहले जब अपन ने हाँ। यहाँ पे नॉर्मल जब अपन डेप निकाल रहे थे तो अपने को मिला 12,000, नीचे -1200, 4 ईयर्स का डेप, बराबर है। फिर अपने को बराबर कैरिंग वैल्यू टेन मिला था। 10800। हाँ। फिर अपना हो गया हाँ। इम्पेयरमेंट, उसके बाद अपने को वैल्यू आया 9,000, हम्म। बराबर है। एंड देन हमने उसके ऊपर जब 3 साल का डेप लगाया हमें मिला 750 का डेप। एक मिनट ना, बराबर -750, कैरिंग वैल्यू हमें मिला हमारा 8250। 8250। एंड देन हमारा फिर रिकवरेबल अमाउंट हो गया ज्यादा, 11,000। अभी इस सिचुएशन में क्या हो गया था कि हमारा जो इम्पेयरमेंट था वो ज्यादा था, बराबर है कि लाइक अपना इम्पेयरमेंट पहले इम्पेयरमेंट हो गया एंड देन बाद में उस चीज का वैल्यू फिर से एक बार बढ़ गया। इस सिचुएशन में हमें अज्यूम कर, जब ऐसा होता है कि हमारा पहले इम्पेयरमेंट लग जाता है, वैल्यू कम हो जाती है एंड फिर से एक बार बढ़ जाती है, तो तभी हमें अज्यूम करके चलना है कि इस पोजीशन पे 10800 की पोजीशन पे अगर इम्पेयरमेंट होता ही नहीं तो फिर क्या वैल्यू होती है, हमें अज्यूम करके चलना है। तब हमारा डेप आता 900 का। अब वो कैसे आता, वो मैं मतलब बताता हूँ। 10800 इंटू 3 इयर्स बोला ना, क्योंकि 14, 15 और सॉरी 15 का ईयर एंड, 16 का एंड और 17 का ईयर एंड, तो 3 और 3 रिमेनिंग कितना है, 36 ईयर्स। तो 10800 इंटू 3 इंटू 36। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। अगर पहले इम्पेयरमेंट हो जाएगा, बराबर है, अगर ये इम्पेयरमेंट हो गया, हमें ये वैल्यू मिल गया, उसके बाद अगर वैल्यू आगे जाके बढ़ जाता है, रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाता है, तो हमें इम्पेयरमेंट रिवर्सल चार्ज करना है, इन विच वी विल अज्यूम कि अगर इम्पेयरमेंट स्टार्टिंग में होता ही नहीं तो क्या वैल्यू आती, एंड फिर वो हमारी कैरिंग वैल्यू बन जाती है। हाँ, इसलिए ये मेरे इंपॉर्टेंस में था, विच इज 9900। तू देखेगा तो 900 का डेप आया तो 9900 आ गया। पर मालूम कैसे पड़ेगा कि इम्पेयरमेंट रिवर्सल, अच्छा ओके, ऐसा हम आएंगे तो करना, बढ़ ठीक है। जाएगा ना, बढ़ जाएगा, हाँ। हम्म। कहीं पे लिख देते हैं इस छोटी सी चीज को, ये एग्जाम के दिन याद रहे। एग्जाम के दिन में भाई कल याद रहे। हाँ वही, कल याद रहे मतलब। इम्पेयरमेंट रिवर्सल, assume no impairment on the carrying amount and charge debt normally for the for getting the carrying amount, for getting the original carrying amount।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 238 भी हो गया। उसके बाद आता है 259। चंचला तू कामिनी तू पद्मिनी तू रागिनी मार्क हो चुका है, देख लेते हैं। The cost below are the costs associated with construction of factory. Which of the following cannot be capitalized? लीगल फीस तो कैपिटलाइज होगा, डायरेक्ट लेबर भी कैपिटलाइज होगा, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन कैपिटलाइज होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैपिटलाइज नहीं होगा। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग गया भाड़ में, ट्रेनिंग ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट वर्ड, फोकस ऑन, वो नहीं आएगा। उसके बाद ठीक है, कूल। इसका आंसर भी एक बार चेक कर, राइट है ना? हाँ रे, बराबर है, पर ठीक है, चल चेक कर लेता हूँ। 215 बी बराबर है, बी। हम्म, 266 हम्म, ये भी मार्क किया मैंने। In accordance with IS 16 property plant and equipment PPE, which two of the following statements are correct? At the very least, the residual value and the useful life of an asset should be reviewed at the end of the each financial year. तो बाकी के क्या बोल रहे थे? The depreciation charge should be recognized in profit or loss unless it is included in the carrying amount of the other another asset. ये तो नहीं हो सकता. When fair value is used to measure PPE, then all other assets must be measured using the same principle. मैं शायद ये मार्क किया था. But which two बोला है इन्होंने? लास्ट का इन्होंने which लास्ट two का क्या था? बोला है? कॉस्ट ऑफ सेफ्टी, नहीं, the cost of safety inspection that are legally required to operate PPE can never be capitalized as a part of the cost of asset. ये सी तो गलत है, मुझे लगता है बी और डी सही था. ये सी गलत क्यों लग रहा है देखो? कॉस्ट ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन विच आर लीगली रिक्वायर्ड टू ऑपरेट पीपी, वो तो होगा ही ना कैपिटलाइज, वो तो तू कर ही सकता है कैपिटलाइज, दैट इज अलाउड. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। बट आंसर है ए और डी. बी क्यों नहीं है वो पढ़ते हैं. Depreciation is usually recognized in the statement of profit or loss, but in circumstances such as an item of plant being used in the construction of an entity held for use property, the depreciation charge of the plant direct ओ, becomes a direct and capitalized cost of property. बराबर capitalized हो सकता है, right, अगर under construction है तो. ठीक है. The residual value of the useful life of a non-current asset should at very least be reviewed at the year end. D is therefore correct. If the revaluation model is applied to classification of property, plant and equipment, then it must be applied to the entire classification. It does not need to be applied across the entire property. अरे हाँ, ये मैंने लास्ट टाइम भी की थी. इन्होंने बोला है क्या? what when a fair value is used to measure PPE, then all other assets are measured using the same principle. अगर पीपीई तो फेयर वैल्यू पे कर रहा है तो कोई और पीपीई होगा तो वो तो फेयर वैल्यू पे ही करेगा. लेकिन इन्होंने बोला और अदर एसेट्स, मतलब गुडविल इम्पेयरमेंट, सॉरी गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, कैश हाँ, रिसीवेबल, वो सब भी आ जाता है, वो सब फेयर वैल्यू पे नहीं होगा. पीपीई टू पीपीई फेयर वैल्यू होगा, बट पीपीई टू अदर एसेट्स ये तो क्या नहीं बोलते होगा, हैं, गलत है। ये अलग अलग भी हो सकता है. हाँ. देन लास्ट, कैपलन का लास्ट 271. Darby's accounting assistant has read something which states that intangible assets are identifiable non-monetary items without physical substance.
Which two of the following relate to the items being classed as identifiable? Items must arise from legal or contractual rights. Items must be separable. Must be separatable. Hmm. इकोनॉमिक बेनिफिट्स आइडेंटिफाइबल नहीं और मेजरिंग कॉस्ट। मैंने लास्ट टाइम ये दोनों मार्क किए थे, ए और सी मार्क किए थे एग्जैक्ट। सेम। ठीक है, तो ये तो मेरे वाले हो गए डिफिकल्ट वाले। तेरे कोई है क्या? एक मिनट। जुबानियां तेरी नबी से चला। ये आई थिंक सो मैं कुछ पूछा था। 384 ये मतलब रेशियोज एक्चुअली वाला है। 380। हाँ पता है पता है। मुझे लगता है वो 385 से ही शायद वापस करना था या कुछ, तो 380 से ही मेरे को वापस करना था। वो 5 या 6 करते हैं हम। रेशियोज। रेशियोज का थोड़ा सा एक बार देख के जाना था। हाँ 384 ना चलेगा। तेरा था? 384 ये तूने पूछा था। हाँ 384 कल भी किया था बट तो भी एक ऊपर से आज करने की। If LOP acquired B, it has assessed that the combining both the companies would lead to an overall cost saving of 5 million. तो इन दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले निकाल लेंगे। If LOP acquired B, तो इन दोनों का रेवेन्यू हमारे पास है। तो उन दोनों के पास रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मिल जाएगा। है ना? 0.17, तो ये हो गया 51, ये हो गया 140। तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है 360 फॉर LOP, 249 फॉर बी। दोनों का जब टोटल लेंगे तो आएगा 609, लेकिन उसमें कॉस्ट सेविंग हो रहा है 5 का, तो हो गया 604। हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया 604। हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स एक बार 604 हो गया, तो हमारा 800 का जो रेवेन्यू है, क्योंकि उन्होंने कंबाइंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पूछा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 196। फिर वो 196 को हम डिवाइड करेंगे 800 से, हमें आएगा 24.5। कंबाइंड में 800 माइनस 604 हमें मिलेगा 196। ये हाँ अपना 191 निकालने के बाद हम्म। क्या बोलते हैं तेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट 191 है। और तेरा 800 क्या है तेरा ये हाँ, रेवेन्यू है। टोटल हमारा बराबर। ग्रॉस प्रॉफिट 191 है, ग्रॉस प्रॉफिट, और हमारा हम्म। रेवेन्यू 800 है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स बन हम्म। जाता है 609। 609। लेकिन सिक्स जीरो उसमें अभी नाइन कॉस्ट सेविंग हो रहा है 5 का, वो लोग बोल रहे क्वेश्चन में, तो हमें बन जाता है हम्म। 604। 5 माइनस कुछ हो नहीं, गया बस बराबर ग्रॉस सिक्स जीरो प्रॉफिट फोर निकालना माइनस है। 800 करेगा तेरा 196 हो जाएगा। बराबर, अब वो ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल लेगा तो तेरे को मिल जाएगा। 24.5। ठीक है, नेक्स्ट तेरा हार्ड वाला बता। क्या बात। जरा निकालना। नेक्स्ट कौन सा है तेरा? 114। 114। 114।
114 रेवेन्यू का, were entered into contract to construct an asset for a customer during the year. First, where the contract is on input basis. इनपुट बेसिस पे है, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा है 1000, इन थाउजेंड में कर रहा हूँ मैं गाइस। तो हमारा हमारे टोटल कॉस्ट है 800, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट बन जाता है 200 का। फिर हमारा रेवेन्यू, हमें वर्क कंप्लीशन कैसे देखना है, 500 कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय 800, जो हमें मिलता है 62.5। 62.5 वो मिल गया। फिर हमारा रेवेन्यू बन जाएगा 62.5 इंटू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 1000 इंटू 1000 गिव्स मी, ये 62.5 परसेंट है। ना रेवेन्यू बन जाता है 625। हमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट ढूंढना है। जब हम रेवेन्यू से इनवॉइस फ्रॉम कस्टमर का अमाउंट माइनस करेंगे, तब जाके हमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट मिल जाएगा 25 का। 5 ना, बराबर। अच्छा, ये वर्क इनवॉइस टू डेट कस्टमर इनवॉइस है ना, बराबर, कस्टमर ने जो पैसे पे किए। बराबर। ये मतलब बहुत टाइम पहले किया रहेगा, इसलिए ये मार्क्ड है। अभी तो क्लियर हो हम्म। गया ये। हम्म, सही। फिर एक है 97, सोल्यूशन पे सीधा इसके। 97 इसमें थ्योरी है, सोल्यूशन पे आ जाओ। सीधा सोल्यूशन पे आ जाओ। मैच द अच्छा हाँ, फॉलोइंग है। ये तो सही है। कन्वर्टेबल लोन नो स्प्लिट अकाउंटिंग, इक्विटी हाँ। इन्वेस्टमेंट्स वेयर एंटिटी हैज एन इंटेंशन टू होल्ड द लॉन्ग टर्म, मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म जैसे ही आ जाता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का डिफॉल्ट पोजीशन इज प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल लायबिलिटी नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग अपन एमोटाइज कॉस्ट में डालते, खाली ये नया है, फाइनेंशियल अमोर्टाइजेशन कॉस्ट लायबिलिटी डालते हैं। नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एमोटाइजेशन कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट और डिफॉल्ट का, ठीक है। हम्म। 93। अच्छा, मैं तेरे को ये ना पूछा था। 93, 93। हाँ, इसका एक्चुअली मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है ये क्वेश्चन में, तो वो गेस करना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने ऐसा बोला भी नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए क्या है। इस समय मुझे लगता है शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा क्या है, अज्यूम किया गया है ना। तो तेरे हम्म, शेयर्स बन जाते हैं, शेयर का प्राइस क्या है, 15,000 शेयर ऑन फर्स्ट ऑफ अगस्त, 16 कॉस्ट ऑफ 6.5। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, सो विच गिव्स अस 0.7250। तो टोटल अमाउंट निकालने के बाद हम अपन परचेस ये ऐड करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ परचेस या ट्रांजैक्शन वाला। नहीं, क्योंकि अगर तू कैपिटलाइज इसको करना है ना, मल्टीप्लाई इस करे। चीज में कैपिटलाइज करना है ना शायद, इसलिए मैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे कर रहा कैपिटलाइज हूँ। करना है। कैपिटलाइज करना सही है, बट तू मल्टीप्लाई थोड़ी करेगा, ईच देखो टोटल 150 देना है, वो बोल रहा हूँ मैं। ओके। ओके। हाँ, तो तू पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके ऊपर 150 चार्ज करेगा ना, 1500। वो बोल रहा हूँ मैं। ओके। 15,000 इंटू 15,000 6, 150। इंटू 6.5, 15,000 इंटू 6.5, तू बोल रहा है कि आएगा 97,500। 97,500। और यहाँ पे 15,000 इंटू 7.75, तो आ जाएगा 1 1 6 2 5 0। 116,250। डिफरेंस इन दोनों का बनता है 18,750। 18,750।
तो अभी इसमें तो ऑलरेडी सब हो गया फिर ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड परचेज अमाउंटेड टू। अभी अपन अपन परचेज किस में ऐड करते हैं? अपन ओपनिंग पे जिस दिन परचेज किया रहेगा उस पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट अच्छा एक प्लस मिनट, करते हैं, तो हमने 97। ये 15,000 का जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये ऐसा उन्होंने अज्यूम किया है क्या? क्योंकि तू नहीं इस रे। चीज को अभी निकाल नहीं अब सकता, नहीं तू अभी इस चीज को तू निकाल नहीं सकता, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। नहीं, निकालना थोड़ी है। तू जरा 97,500 आया तो उसमें ऐड कर देता है, याद कर। तेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी तेरा, तुझे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब तेरा पर यूनिट। तो अब तेरे तेरे हिसाब से क्या होगा, अब तेरे तेरे हिसाब से क्या होगा? देख, मैंने जब किया था 97,500 प्लस मैंने 1,500 किया था, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है एसेट है, इसलिए तेरे को ऐड होता है तो तेरे नाइन्टी को सेवन मिलेगा थाउजेंड फाइव हंड्रेड 17,250, तो तेरे को मिलेगा 17,250, बराबर है हाँ। डिफरेंस। हाँ, और तू कहाँ डालेगा फिर इस चीज को? मेरे देख, नॉर्मल जाएगा तो पीएनएल में आता है, अलग है। लेकिन अब तू उस चीज को ऐड कर रहा है ना, तो तेरे को ओसीआई में ही डालना पड़ेगा। अब तू पीएनएल में नहीं डाल सकता क्योंकि तूने उस चीज को ऐड कर दिया ना। हम्म। बस यही फर्क नहीं समझ नहीं आता कि ऐड कब करना है, कब नहीं करना है। मुझे यूजुअली मेरे केस अपन हिसाब से ऐड ये करते ही इन्होंने है। ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। तो 18,750 आएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, लेकिन उनका आंसर शायद अलग आ रहा था ना लास्ट टाइम भी। उनका यही है, 18,750 यही है पीएनएल में आ रहा उनका था। आंसर। नहीं नहीं नहीं, 18,750 ओसीए में आ रहा था वो तो। उसी में आ रहा था ना। देखते हैं, रुक अपना जा। 17,250 आ रहा था। नहीं, उनका हम्म। वही मैं बोल रहा हूँ, देख ना, उनका पीएनएल में डाल रहे हैं वो सॉरी। लोग। वो लोग पीएनएल में डाल रहे हैं। ओके, तो ये इंक्लूडेड नहीं है। ये इंक्लूडेड नहीं है, अगर अगर तू इस चीज को एक्सक्लूड करेगा तब जाके ये। तो सोचा है कि अपन नॉर्मली क्या करते हैं, अपन इंक्लूड कर देते हैं कि हाँ भाई इतना खर्चा हुआ, इसका ये रहेगा। यहाँ पे मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं है कि ये फेयर वैल्यू एज पर पीएनएल है या फेयर वैल्यू एज पर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, फिर जाके अपन बेसिस पे आते हैं कि अपने को कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस करना है। हम्म। फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग विल बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, लेकिन हेल्ड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, ये चीज इन्होंने यहाँ पे बोली ही नहीं है कहीं पे। वही लो शायद, बाकी तो कुछ नहीं है। These are therefore valued excluding the any transaction costs which will be expense to profit and loss। तो ये एक्सक्लूडिंग है, ये अलग से पे करना है, ये तो अलग से पे करना है, ये पता चल गया। लेकिन ये अलग से पे करने के लिए ये ट्रेडिंग के लिए हेल्ड किया है कि नहीं किया है, ये चीज बोली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। कोई डिफिकल्ट सम, ठीक है। तेरा जो डिफिकल्ट सम है वो। ये एक अपना ये आईएमएस का पोर्टल का है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जा, फिर वो बाद में करते हैं। तो ये कैपलन का सब हो गया। एक मिनट। हम्म, इसका है। अच्छा, अपन ने जो इतने सारे किए उसमें हो गया। कवर हो गया होगा ना सारे? हाँ, इसमें कवर हो गया। उसमें कवर हो गया है, चल सही है then तो।